हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और सर, हम लोगों का आज ये रेशियो प्रोपोर्शन का आखिरी लेक्चर है। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को समाप्त करेंगे और इसके बाद आप किसी भी एग्जाम का रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लगाते हैं तो आप उसको लगाने की स्थिति में होंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले हमने जितना भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन में कंसेप्ट सिखाया है, क्वेश्चंस कराया है, उन सारे क्वेश्चंस पर आपका बेहतर कमांड होना चाहिए। कम से कम 5 से 6 बार आप एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर चुके हो। बेहतर कमांड करने के बाद आप इसके बाद किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे सर। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। अच्छी बात है। कह रहा लड़की ने पेंसिल को 2 भाग में तोड़ दिया, ये गलत बात है। और लड़के ने ये देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। ये अच्छा हुआ कि लड़का जो है पेंसिल टूटने के बाद उसमें कुछ मैथ लगा रहा है। कहानी क्या है सर? एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों मिलकर एक पेंसिल से खेल रहे हैं। खेलते खेलते लड़की ने क्या किया कि पेंसिल को 2 भाग में तोड़ दिया। खेलते खेलते लड़की ने पेंसिल को तोड़ दिया। मानिए कि यहां पेंसिल है सर, यही वो पेंसिल है जिसे लड़का और लड़की दोनों खेल रहे हैं। यही वो पेंसिल है जिसे लड़का और लड़की दोनों खेल रहे हैं। खेलते खेलते लड़की ने क्या किया कि इस पेंसिल को तोड़ दिया, 2 पार्ट में इस पेंसिल को तोड़ दिया। कुछ इस प्रकार से पेंसिल टूट गई सर। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कह रहा है कि जैसे ही पेंसिल टूटा, लड़के ने पेंसिल को ध्यान से देखा। इसके टुकड़ों को देखकर वो कुछ मैथ लगा रहा। मैथ क्या लगा रहा है? देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़के ने क्या दिमाग लगाया है कि लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, लड़का इसमें मैथ लगा रहा है। कह रहा है कि जो पेंसिल टूटा हुआ है ना, इस पेंसिल के 2 टुकड़े हुए हैं और उन 2 टुकड़ों का जो अनुपात है पेंसिल का, इसका और इसका लंबाई का अनुपात, मतलब ये टुकड़ा जितना लंबा है और ये टुकड़ा जितना लंबा है उसका जो अनुपात है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो टुकड़ा है इसका लंबाई 1 है। हम मान लेते हैं 1, मान लेते हैं कि ये जो इतना लंबाई है, ये जो टुकड़ा है, ये वाले पेंसिल का जो टुकड़ा है इसका लंबाई 1 है। ठीक है, तो क्या आप ये दूसरे टुकड़े को 1 मान सकते हैं? बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इतना हिस्सा को अगर हम 1 बोल रहे हैं तो अगर ये भी इतना ही हिस्सा होता, जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा अगर इधर होता तब ना उसको बोलते कि ये 1 है तो वो भी 1 होगा। लेकिन अगर आप इसको 1 मान रहे हैं तो इसको 1 नहीं मान सकते हैं, ये तो बड़ा टुकड़ा है ना। अगर इस छोटे टुकड़े को आप 1 माने हैं तो ये बड़ा टुकड़ा है। ये बड़ा टुकड़ा जो होगा 1 से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा ये तो आप नहीं बता सकते हैं सर, तो इसीलिए मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है। अगर इसकी लंबाई आप 1 माने हैं तो इसको 1 नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं सर? क्योंकि ये आपको जितना बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या उतना ही बड़ा ये भी है? कहेंगे नहीं सर। तो इसकी लंबाई कितनी माने? तो आप कहेंगे सर हमें पता नहीं चल पाएगा, अब इसका ये 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, ये थोड़ी पता है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो लंबाई है सर, ये वाली जो लंबाई है वो x है और ये वाली लंबाई को हमने 1 मान रखा है। ठीक है सर। अब जो पेंसिल 2 भाग में टूटी है, वो कह रहा है कि इन दोनों के लंबाई का अनुपात, इसकी लंबाई अपने 1 मानी, इसकी लंबाई x मानी, तो इन दोनों का जो लंबाई का अनुपात है x, इस टुकड़े की लंबाई और इस वाले टुकड़े की लंबाई का जो अनुपात है ये वही है। पढ़ो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि लड़के ने ये देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरा पेंसिल का मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, पूरा पेंसिल का मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, तो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 1 माने हैं हम, तो यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? x+1। लड़के ने देखा कि ये जो 2 टुकड़ा है, इस 2 टुकड़े का जो अनुपात है
ये वही है जो पूरे पेंसिल का बड़े वाले टुकड़े के साथ है, पूरे पेंसिल का बड़े वाले टुकड़े के साथ है। बड़ा वाला टुकड़ा कितना है सर? बड़ा वाला टुकड़ा x है। यही बोला है इन दोनों, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा का जो लंबाई का जो अनुपात है, ये वही है जो पूरे पेंसिल की लंबाई का ये बड़े वाले टुकड़े के साथ अनुपात है। दोनों बराबर है तो ये हो गया सर प्रोपोर्शन बराबर। अब आपको प्रोपोर्शन हम पढ़ाएंगे शुरुआत में, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब सर ये होता है। ये बात आपको समझ में आया सर? जो स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर लिख दिए, ये आपको सर क्लियर होना चाहिए। एक बार और बोल रहे हैं मेरे भाई, देखो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों मिलकर एक पेंसिल से खेल रहे हैं। देखते देखते लड़की ने उस पेंसिल को दो भाग में तोड़ दिया। ये पेंसिल रही, इस पेंसिल को दो भाग में जब ब्रेक किया उस लड़की ने उस पेंसिल को जब दो भाग में ब्रेक किया तो वहां पर जो लड़का था उसने ये देखा कि जो पेंसिल टूटी हुई है वो दो पार्ट में टूटी है, जिसमें से एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बड़ा है। तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम एक मानते हैं। हम आपको सिखाए थे जो पृथ्वी वाला क्वेश्चन था इस तरीके का कि पृथ्वी पर जल है, पानी है, जल है और भूमि है पृथ्वी पर, तो उसमें ऊपरी वाले गोलार्ध में इतना, निचली गोलार्ध में इतना। तो उसमें हम आपको सिखाए थे कि रेशियो के हिस्से में किस तरीके से गुणा किया जाता है। तो इसको एक मानते हैं तो इसको भी एक मानते हैं, मतलब समान रहेगा तब। तो उसमें हम आपको बताए थे जो आपको सबसे छोटा दिखाई दे उसको एक मान लो। तो ये छोटा वाला पार्ट को हम बोले कि सर इसकी लंबाई मान के चलो 1 यूनिट है, तो फिर इसकी लंबाई आप 1 मान सकते हो क्या? नहीं, इसकी लंबाई बिल्कुल 1 नहीं मान सकते सर, ये इसके बराबर होता तब तो 1 मानते हैं। अब बड़ा है तो कितना बड़ा है ये हमें थोड़ी पता है, इसीलिए इसकी लंबाई x मान लेंगे। तो लड़का ने कहा कि इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का जो अनुपात है, तो ये वाले टुकड़े की लंबाई x और ये वाले टुकड़े की लंबाई 1, तो इन दोनों टुकड़ों की लंबाई का जो अनुपात है वही है, बराबर है, मतलब बराबर है, वही है जो पूरे पेंसिल का ये बड़े वाले टुकड़े के साथ है। बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो बताइए कि उस लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो बताइए कि उस लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है। मतलब ये x का वैल्यू आपको पता करना है, x का वैल्यू आपको पता करना है, ये वैल्यू आपको पता करना है कि किस अनुपात में तोड़ा गया है, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है, यही आपको पता करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? आपको पता है कि चरम पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ये बात आपको पहले समझाया जा चुका है और आप इसको रिवीजन किए भी होंगे। ठीक है, बहुत पहले ये कंसेप्ट हम आपको समझा चुके हैं कि चरम पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। अब चरम पदों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मध्य पदों के गुणनफल के, यानी x प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर? x प्लस 1। ये बात आपको समझ में आया? x प्लस 1 में हम मल्टीप्लाई किसका किए? 1 का, तो x प्लस 1 आया, और x में x का मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर आया। ये हम आपको प्रोपोर्शन में ये कंसेप्ट हम आपको सिखा चुके हैं बाबू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो बाबू, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो गया x स्क्वायर, और ये x इधर प्लस में, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस, ये 1 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और 1 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा। जब प्लस माइनस के केस में कुछ नहीं बचता है तो वहां पर हम लोग जीरो लिखते हैं। जीरो क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि जीरो को आप किसी भी संख्या में जोड़िए या घटाइए, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब नीचे यानी भाग और गुणा के केस में कुछ नहीं बचता है तो वहां पर हम लोग 1 मानते हैं, 1। और जब प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस का केस है ना, प्लस माइनस का केस है, जब प्लस माइनस में कुछ नहीं बचा तो वहां पर क्या मानना है सर? जीरो मानना है, जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लिए सर x स्क्वायर बराबर x प्लस 1, तो x स्क्वायर था तो x स्क्वायर, x इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, इधर 1 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 0। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसको आप ध्यान से देखो बाबू, ये बन गया है द्विघात समीकरण, ये बन गया है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बाबू, वो कुछ इस तरीके से होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। यही होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, यही होता है। अब इसमें हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। द्विघात समीकरण जब बनता है तो x का मान कैसे निकाला जाता है? x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में
2a या बचपन में भी पढ़े होंगे मेरे भाई, ये बात आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें x का जो मान निकालना है उसका एक सूत्र होता है बहुत ही शानदार सा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a, 8 क्यों लिख दिए 2a है ना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग को सर x का वैल्यू निकालना, अगर देखिए आप यहां से इसको कोलरेट करिए ध्यान से, तो ये भी तो द्विघात समीकरण ही बन रहा है ना, तो यहां पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, द्विघात समीकरण बन रहा है। तो देखिए यहां पर अगर आप इसको उस सूत्र पर यहां पर ढाले, इस वाले सूत्र पर कि ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस का प्लस का 1 बटा में 0, इसको अगर आप यहां पर लेकर आएंगे तो यहां पर इसमें सबसे पहले तो आप बताना a का मान यहां पर क्या है, a का मान क्या है। देखो बाबू, a का मान यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है सर 1 है, तो a का मान कितना लिखेंगे 1। अच्छा b का मान यहां पर देखो तो जरा क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो b का मान कितना हो जाएगा सर माइनस का 1, और यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। c का मान अपना कितना है सर, c का मान कितना है सर 1 है, c का मान 1 है तो c का मान यहाँ लिख देंगे 1। ये मेरी बात समझे आप? यहाँ पर a का मान सबसे पहले फाइंड किए सर, इसमें a का मान यहाँ कुछ नहीं था तो 1। यहाँ पर b का मान हम लोग फाइंड किए, b का मान सर यहाँ पर कुछ नहीं है और माइनस के साथ है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा b का मान, और c का मान कितना हो जाएगा सर, तो c की जगह पर यहाँ -1 लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे सर -1, c की जगह हम लोग लिखेंगे सर -1। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। आइए तो इसको पुट करते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। इसको पुट करेंगे सर और x का क्या निकाल देंगे वैल्यू, तो किस पर पुट करना है सर, हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे सर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a, इसी पर ना पुट करेंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल इसी पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर b का मान क्या है सर माइनस का 1 है, तो पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे सर, और b का मान है -1 तो b की जगह क्या लिख दिए माइनस का 1। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, एक बार प्लस में चेक करना है एक बार माइनस में चेक करना है। ठीक है, अंडर रूट है मेरे भाई तो अंडर रूट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर बी का मान देखो क्या है माइनस का 1 है तो क्या लिखेंगे माइनस का 1, और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इंटू का a का मान कितना है मेरे भाई 1 है तो लिखना है 1। उसके बाद a और c है तो c का मान कितना है सर -1, तो यहाँ लिखना है बाबू -1 बटा में क्या लिखेंगे सर 2a तो 2 इंटू a का मान कितना है देख लो 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। ये बात समझ में आया? ये हम लोग का क्या निकलेगा सर x का वैल्यू निकलेगा, इसमें हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू। ये बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, x का मान हम निकालने जा रहे हैं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो गया तो लिख दिए सर 1, फिर प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा तो दोनों में हम लोग चेक करेंगे। अब जरा यहां पर देखो तो मेरे भाई, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -1 का गुना आपस में 2 बार, 1 इंटू 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया सर प्लस का 1, तो इसको लिख देंगे सर प्लस का 1। फिर इसको सॉल्व करो तो -4 इंटू का 1 कितना हो गया सर माइनस का 4, फिर इंटू का -1 कितना आ गया सर प्लस का 4। मतलब यहाँ पर कुल मिला जुला के यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करने पर हमें सर प्लस का 4 मिल रहा है। देखो आपके सामने तो सॉल्व किए हम, ये पहले माइनस का 4 इंटू का 1 सॉल्व किए, माइनस का 4 आया, फिर गुणा का माइनस का 1 किए तब -4 इंटू -1 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में 2 इंटू 1 कितना हो गया सर 2 हो गया। ये आया हमारा x का वैल्यू, लेकिन हम क्या बोले सर एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है, तो x का वैल्यू एक बार प्लस में होगा, x का वैल्यू एक बार प्लस में रखिए, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, हम डायरेक्ट 5 लिख दें, अंदर 5 लिखेंगे सर, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, और बटा में कितना 2, और एक बार x का मान किस में लिखेंगे सर माइनस में, 1 माइनस अंडर रूट 4 और 1 5, और बटा में कितना लिखेंगे सर 2।
एक x का वैल्यू प्लस में और एक बार x का वैल्यू क्या रखेंगे सर माइनस में। अब इसमें से एक गलत होगा और एक सही होगा। कौन गलत होगा और कौन सही होगा सर? तो देखिए x है क्या, x जो है ये पेंसिल की लंबाई है, और लंबाई जो होती है ना मेरे भाई वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, निगेटिव नहीं होता है। लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसको आप नोट देकर यहां लिख भी सकते हैं कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है। अब आप यहां से ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप ऐड करें, जैसे √5 का मान बताए तो √5 का मान 2 पॉइंट समथिंग होगा। √5 का जो मान होगा, √5 का जो मान होगा मेरे भाई, वो √5 का जो मान होगा वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा √5 का मान। तो √5 का मान 2 दशमलव समथिंग आएगा, और 2 और 1 3 दशमलव समथिंग हुआ, उसमें 2 का 2 से भाग देंगे तो जो मान आएगा वो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव में आएगा सर, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में। जरा यहां देखिए तो √5 का जो मान होगा सर वो 2 दशमलव समथिंग होगा। अब 1 में से √5 के मान को घटाएंगे, तो 1 में से 2 दशमलव समथिंग समथिंग को घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, और माइनस में जो भी मान आया उसमें 2 से भाग देंगे तो ये नेगेटिव ही तो मान आएगा। ऑलरेडी कहीं से भी इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 1 में से 2 पॉइंट समथिंग समथिंग घटाने पर मान नेगेटिव आएगा। और लंबाई है, x क्या है सर, लंबाई है, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा सर, हट जाएगा। हम लोग किसको सही मानेंगे, ये प्लस वाले को, प्लस वाले को। मेरी बात समझे भाई, बिल्कुल समझे। x का मान निकालना है, और प्लस माइनस का मतलब x का मान एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, लेकिन प्लस और माइनस में से किसको रखना है, कैसे तय करें। तो x एक लंबाई है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, और इसमें किसका मान नेगेटिव में जा रहा है, इसका मान नेगेटिव में जा रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा सर, ये वाला होगा x का मान। तो x का मान ये वाला आ गया सर। अब x का जो मान आया मेरे भाई, x का जो मान आया उसको हम लोग यहां पर पुट करते हैं। क्या है सर, x इज टू 1, ठीक है। वो बोला है ना कि दोनों की लंबाई का अनुपात बताइए, तो x का और ये इस वाले टुकड़ा और इस वाले टुकड़े की लंबाई के अनुपात बता रहे हैं। तो x और x का मान हमने कितना निकाला है सर, 1 प्लस √5, और बटा में 2 है तो बटा में 2, और फिर यहां पर 1 है तो 1। अब आप बताइए कि क्या रेशियो कभी भी भिन्न में होता है, बोलेंगे सर नहीं होता है। तो अगर 2 गो रेशियो है और भिन्न में है तो ऐसे तिरछा तिरछी गुना नहीं कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 2 यहां आ जाएगा। अब 2 यहां आ जाएगा तो आपका देखिए यहाँ पर रेशियो बनकर तैयार हुआ 1:1 का। यहाँ 1 प्लस √5 और *2, और ये 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो गया सर, 1 प्लस √5:2। ये दोनों ही टुकड़ों की लंबाई का अनुपात हो गया। यही आपसे पूछा था कि लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा है, तो सर लड़की ने पेंसिल को जो तोड़ा है वो 1 + √5:2 के रेशियो में तोड़ा है। क्लियर है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम आपको और समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक लड़का और लड़की खेल रहे थे पेंसिल के साथ। अब पेंसिल को लड़की ने 2 भाग में तोड़ दिया, एक टुकड़ा बड़ा था, एक टुकड़ा छोटा था। तो छोटे वाले टुकड़े की लंबाई हमने 1 मानी, और बड़े वाले टुकड़े की लंबाई को हम 1 नहीं मान सकते क्योंकि ये बड़ा है, इससे छोटा वाला टुकड़ा से बड़ा। कितना बड़ा है हमें नहीं पता, इसीलिए इसको हम x मान लिए। ठीक है, लड़का ये देख रहा है कि इन दोनों टुकड़ों की जो लंबाई है, लंबाई का अनुपात है, इन दोनों टुकड़े की जो लंबाई का अनुपात है वो वही है जो पूरे पेंसिल का बड़े वाले टुकड़े के साथ है। तो यहां पर हमने प्रोपोर्शन बनाया, और प्रोपोर्शन में हमें पता है कि चरम पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म, ये हमें पता है सर। अब यहां से हमने इन दोनों का गुना कराया, चरम पदों का, और फिर मध्य पदों का गुना कराया। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व किए बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है सर ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, और वहां से x का मान निकालने का तरीका हम जानते हैं सर, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है सर, उस हिसाब से सर हमने निकाल दिया। यहाँ पर x का मान पुट किया, मतलब उसको उस हिसाब से पुट किया हमने, और उसके बाद x का मान निकाला तो हमारे पास ये आया सर। अच्छा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो b और a c का मान है वो कैसे निकला सर। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, और ये है c। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट में 1 होगा, गुणांक में 1 होगा, तो a का मान 1 हो गया। यहाँ भी 1 होगा, कुछ नहीं है तो, लेकिन माइनस के साथ है तो -1 हो गया, और c का मान -1 ऑलरेडी हमें पता है। इसके हिसाब से हम लोग
पुट किए उसके इस फॉर्मूला पर, और उसके बाद हमें x का मान मिला। लेकिन x का मान मिलेगा सर तो एक बार प्लस में मिलेगा और एक बार माइनस में मिलेगा। अब x का मान पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्यों निगेटिव नहीं होगा सर? क्योंकि x एक लंबाई है और लंबाई कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए हम निगेटिव वाले को काट दिए, पॉजिटिव वाले को मान लिए। अब यहां से हम लोग दोनों टुकड़ों का अनुपात निकाल लिए, तो ये x:1 और x का मान हम लोग पॉजिटिव वाला पुट करेंगे और 1:1। अब रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अपना बेसिक में लेके चले आएंगे और ये हो गया हम लोगों का आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है सर। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 सर, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 को जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ी खरीदी। एक दिन वह सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। श्रीमती गिरी गिर गई। वाह! ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाले और न टूटने वाले चूड़ियों का नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो बाबू इसमें ऑप्शन में सुधार करो, ऑप्शन में सुधार करना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? 1:2। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? 1:3। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? 2:3। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? 3:1। 3:1। 3:1। ठीक है सर, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो क्या कह रहा है कि एक महिला है, मतलब गिरी जी की पत्नी है श्रीमती गिरी, ठीक है। अब एक दिन श्रीमती गिरी जी चूड़ी खरीदी, और चूड़ी कितना खरीदी सर? 1 दर्जन। 1 दर्जन, 1 दर्जन चूड़ी खरीद ली है श्रीमती गिरी जी। 1 दर्जन में कै गो चूड़ी होगा सर? 12 पीस। 1 दर्जन में चूड़ी कै गो होगा? 12 गो चूड़ी होगा। तब 12 गो चूड़ी खरीदी, दोनों चूड़ी जो है पहन ली, मतलब 12 चूड़ी, दोनों नहीं, 12 चूड़ी क्या कर ली? पहन ली दोनों हाथ में, ठीक है। श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन यानी 12 को चूड़ी खरीदा, और उन्होंने उस 12 चूड़ी में से कुछ चूड़ी ही साथ में और कुछ चूड़ी ही साथ में पहन ली। पहनने के बाद झनझनाते हुए सीढ़ी पर से उतर रही थी, कल छिला गई। कुछ चूड़ी फूट गया और कुछ चूड़ी रह गया। कुछ चूड़ी फूट गया और कुछ चूड़ी रह गया। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात, इनमें से कौन सा अनुपात टूटने वाला और नहीं टूटने वाला, मतलब उसका कहने का मतलब है, इसको ऐसे लिख देते हैं, टूटने वाला ब्रोकन, ब्रोकन, और नहीं टूटने वाला अनब्रोकन, अनब्रोकन। टूटने वाला और नहीं टूटने वाले का नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा अनुपात टूटने वाला और नहीं टूटने वाला का नहीं हो सकता? तो पहले ना आप यहां पर नोट में देकर एक बात लिखिए जो हम बोल रहे हैं। लिखिए तो, सही अनुपात वही अनुपात होता है, सुनिए और लिखिए, सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब सुनिएगा, आप लिख लिए, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। लिख देते हैं, सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए।
सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से, मतलब अगर किसी अनुपात का जो योग है उसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह अनुपात सही अनुपात होगा। अब ये टूटने वाली और नहीं टूटने वाली चूड़ियों का अनुपात है, इनमें से वो अनुपात सही होगा जिस अनुपात के योग से टोटल चूड़ियों की संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई 12 वो टोटल चूड़ी है, अब 12 चूड़ी में से कुछ चूड़ी टूटा है और कुछ चूड़ी बचा हुआ है, तो यहां पर लिख दिया गया टूटा वाला चूड़ी, यहां लिख दिया गया बचा हुआ चूड़ी, उसके बाद उसका रेशियो निकाल दिया गया है। तो बोला गया इन 4 को इस तरीके का लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा रेशियो ऐसा है जो टूटने और नहीं टूटने वाले का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब 4 में से 3 रेशियो ऐसा है जो टूटने और नहीं टूटने वाले चूड़ियों का होगा और 1 रेशियो ऐसा है जो नहीं होगा। तो वही रेशियो सही होगा, वही रेशियो सही रेशियो होता है जिसके योग से 1 और 2 3, ये योग हो गया रेशियो का, जिसके योग से कुल संख्या जो चूड़ियों का है, मतलब संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित हो। अब संख्या क्या है सर? 12, संख्या है सर 12, संख्या है सर 12, संख्या है सर 12। आप इसके हिसाब से देखिए कौन सा अनुपात इसमें आपको गलत लग रहा है। सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या यह अनुपात सही अनुपात होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि इसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब यह अनुपात सही है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सा अनुपात सही नहीं है। ये देखिए, तो क्या यह अनुपात सही है? बिल्कुल सही है सर। इस अनुपात के योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है। क्या यह अनुपात सही है? बिल्कुल सही है सर। इसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसमें भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसमें भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसमें भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। क्या इस अनुपात के योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, 12 5 से कभी नहीं कटेगा। तो इसीलिए कहेंगे कि सर यह अनुपात जो है गलत अनुपात है, सही अनुपात नहीं है। तो ये जो अनुपात है वो चूड़ियों के टूटने और नहीं टूटने वाले का नहीं हो सकता। बाकी ये 3 जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो चूड़ियों के टूटने और नहीं टूटने का अनुपात हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। इस पर एक क्वेश्चन हम और कराना चाहेंगे आपको, इस पर एक क्वेश्चन हम आपको और कराना चाहेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लिखिए क्वेश्चन को लिखिए तो जरा। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तो इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात है? नहीं है, सॉरी, बोला है इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है, ऐसा बोला है। बोल रहा है एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल कितने हैं सर? 60 है, मतलब टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रेशियो बॉयज और गर्ल्स का नहीं हो सकता है? इनमें से कौन सा रेशियो बॉयज और गर्ल्स का नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए में है 1:6, बी में है 2:3, सी में है 1:3 और डी में है 3:7। बोल रहा है इसमें से कौन सा रेशियो उस स्टूडेंट्स में, जो 60 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो इसमें से कौन सा रेशियो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने अभी सीखा कि सही अनुपात वही अनुपात होता है जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसके योग से संख्या पूर्णतः विभाजित है। इसमें से कौन सा ऐसा अनुपात है जो गलत है? तो आप बोलेंगे कि सर इसका योग आ गया 7, इसमें अनुपात का योग आ गया 5, इसमें अनुपात का योग आ गया 4, इसमें अनुपात का योग आ गया 10। अब इसमें से वह अनुपात सही होगा जिसके योग से संख्या कट जाए। संख्या हमारे पास 60 है, संख्या हमारे पास 60 है, संख्या हमारे पास 60 है, संख्या हमारे पास 60 है। अब देखिए ये 60 5 से कट जाएगा, 60 4 से कट जाएगा, 60 10 से कट जाएगा। क्या 60 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये अनुपात बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। तो आप क्वेश्चन नंबर 78 के बाद इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, तो उसको नंबरिंग देकर नहीं नोट करेंगे। 78 के वो मतलब समझाने के लिए ही एक और क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है सर, आइए
आइए सर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। आइए क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। उनके सिरों की संख्या को गिनने पर कुल 340 है तथा पैरों की संख्या को गिनने पर 1060 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करिए। शानदार सवाल है, इसको हम आपको सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीका समझाएंगे। समझिए, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है। चिड़ियाघर घूमने गए, अब उस चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर एक ही जगह पर दिखाई दिया। कुछ खरगोश और कुछ कबूतर एक ही जगह पर दिखाई दिया सर। खरगोश और कबूतर, कुछ खरगोश और कुछ कबूतर। कबूतर हो गया, खरगोश लिख रहा है। एक चिड़ियाघर में गए, उस चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश एक ही जगह पर दिखाई दिए। अब कितने कबूतर है कितने खरगोश है ये नहीं बताया, यही तो पूछा है कि खरगोश कितने कबूतर कितने। डाटा क्या दिया है इसमें देखो। घूमने गए चिड़ियाघर, चिड़ियाघर घूमने गए तो एक जगह पर कुछ कबूतर थे कुछ खरगोश थे सर। उनके सिरों को जब गिना गया, सर को जब उनके गिना गया तो टोटल 340 गो सर था और सबका पैर गिना गया, पैर तो 1060 गो पैर था। जब सिर गिना गया, जब सिर गिना गया तो सिर क्या गो है सर? 300 कितना दिया मेरे भाई? 300 दिया है 40, ठीक है। जब सिर गिना गया तो 340 है और जब पैर गिना गया तो कितना है? 1060 है। तो बताइए उसमें कै गो कबूतर है? कबूतर कै गो है यार? ऐसे भी पूछ सकता है कै गो खरगोश है, खरगोश कै गो, ऐसे भी पूछ सकता है। हम लोग दोनों का जवाब दे सकते हैं। अब आइए समझिए, हम लोग आपको समझा रहे हैं। चिड़ियाघर गए, वहां पर कुछ कबूतर दिखाई दिया कुछ खरगोश दिखाई दिया। जब सर गिनाया सर तो टोटल क्या गो निकला सर? 340 गो। टोटल 340 गो सर था, टोटल 340 गो सर था। आप एक बात बताइए कि चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो, उसका सर तो एक एक गो होगा। एक कबूतर का एक एक गो ना सर होगा, चाहे एक खरगोश का एक एक गो ना सिर होगा जी, है। एक खरगोश का एक एक गो सिर होगा और एक कबूतर का भी एक एक गो सिर होगा। आज टोटल बोल रहा है कि गिनाया जब इन दोनों को मिलाकर तो 340 गो सिर हुआ। इसका मतलब यह है कि खरगोश और कबूतर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल वहां जानवर कै गो है या पक्षी जानवर मिलाकर टोटल कै गो है? 340 गो। माने कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है लेकिन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो टोटल क्या गो है? 340 गो है। 340 गो। 340 गो में से कुछ कबूतर है कुछ खरगोश है। ये मेरी बात आप समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए हैं। क्यों? क्योंकि आप गए हैं तो कुछ खरगोश है कुछ कबूतर है और सर गिना गया है, सबका मिलाकर तो 340 हो रहा है। अब कबूतर हो चाहे खरगोश हो, सबका सर एक एक होगा। इसका मतलब टोटल वहां पर जितने भी जीव हैं उनकी संख्या कितनी है सर? 340 है। 340। अब बात करते हैं पैर की। पैर की देखिए, कबूतर के पास एक मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ बाबू बोलिए। टेस्ट कल ये तो बता नहीं सकते। अब जितना देर क्लास चलेगा उसके बाद ही टेस्ट होगा। राजा सर का क्लास है कल। नहीं, 1 घंटा से ज्यादा चलना चाहिए। 1 घंटा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, आइए आइए, बिल्कुल आइए। अभी हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबू। अभी आप अभी हाँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक ठीक।
हाँ बाबू देखिए, तो हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा सर कि टोटल 340 जीव हैं वहां पर। उन जीवों में से कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है, ठीक है। अब बात करते हैं पैर की, तो कबूतर के कितने पैर होंगे? कबूतर का सर 2 गो पैर होगा। और खरगोश का क्या गो पैर होगा? तो खरगोश का 4 गो पैर होगा। होगा ना जी? होगा, बिल्कुल होगा। कबूतर के होंगे 2 पैर और खरगोश के होंगे 4 पैर, 4 पैर। तो कबूतर के सर 2 पैर होंगे, 2 पैर, 2 पैर होंगे। और खरगोश के कितने पैर होंगे सर? 4 पैर होंगे, 4 पैर, बिल्कुल 4 पैर होंगे, 4 पैर होंगे। तो हमसे ये पूछा है कि बताओ फिर कै गो कबूतर है या कै गो खरगोश है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 गो मेथड है। इस मेथड को हम लोग बोलेंगे ब्रेक मेथड। ब्रेक मेथड जो हम मेथड आप लोग को बता रहे हैं, इस मेथड को बोलेंगे ब्रेक मेथड, ब्रेक मेथड। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको सर? कैसे सॉल्व करते हैं? तो कबूतर के 2 पैर होंगे सर, खरगोश के 4 पैर होंगे। तो आप ना जो ज्यादा है, जैसे इधर 2 है इधर 4 है, तो जो ज्यादा है उसको इधर लिखा करिए, इधर लिखा करिए। जैसे 4 पैर बोला है, खरगोश का कितना पैर बोला सर? 4 पैर बोला, 4 पैर। तो आप इसको ऐसे लिखिए, यहां पर जैसे 2 लिखा हुआ है, तब पहले आप लिखिए 2, और उसके बाद अब कितना इसमें जोड़ दे कि 4 हो जाए, तो फिर बोलिए 2, 2, फिर यहां पर 2 लिखिए। अब ऐसे इसको लिखिए। अब मानते हैं हम लोग कि माना कि वहां जितने भी जीव हैं उन सबके 2-2 ही पैर होते हैं। समझते चलो, माना कि जितने भी जीव हैं उन सबके 2-2 पैर ही होते हैं। माने कबूतर के भी 2 पैर और खरगोश के भी 2 पैर, कबूतर के भी 2 पैर और खरगोश के भी 2 पैर। तो टोटल 340 गो जीव हैं। तो टोटल 340 जीव में से प्रत्येक जीव का 2-2 पैर होता, प्रत्येक जीव का 2-2 पैर होता। तो यहाँ पर टोटल आपको कितने पैर हो जाते सर? टोटल कितने पैर हो जाते? तो बोलेंगे सर टोटल 680 पैर हो जाते, टोटल 680 पैर। चिड़ियाघर में कुछ कबूतर कुछ खरगोश, सिर गिनेगा तो 340, मतलब टोटल जीव कितने हैं सर? कबूतर और खरगोश को मिलाकर 340 है। अब बात करें पैर की, तो कबूतर का सर 2 पैर होगा, खरगोश का 4 पैर होगा। लेकिन हम मानते हैं कि माना कि दोनों का अगर 2-2 को पैर रहता, कबूतर और खरगोश दोनों का 2-2 पैर रहता, तो टोटल 340 गो जीव है। तो अगर एगो का 2 गो पैर, तो 340 गो का 680 गो पैर हो जाता। लेकिन टोटल पैर है कितना? तो बोलेंगे सर टोटल पैर तो 1060 है, 1060 है। और हमने बोला कि कितना? 680 है। एक्स्ट्रा में कितना पैर हो जा रहा है सर? एक्स्ट्रा में कितना पैर हो जा रहा है? एक्स्ट्रा में 380 पैर हो जा रहा है। ये एक्स्ट्रा में 380 पैर कहां से आया? ये एक्स्ट्रा में 380 पैर इसलिए आया क्योंकि खरगोश के कितने पैर हैं सर? 4 पैर है, 4 पैर है। अगर खरगोश और कबूतर दोनों के 2-2 पैर होते हैं, तब उस स्थिति में कुल पैरों की संख्या होती 680। लेकिन खरगोश के 2 पैर अधिक हो जा रहे हैं, जिसके वजह से 380 पैर बढ़ जा रहा है, 380 पैर बढ़ जा रहे हैं। उस झुंड में 380 पैर बढ़ जा रहे हैं। तो ये 380 यही 2 के बराबर है सर। ये 380 पैर जो है यही 2 पैर के बराबर है। मतलब 2-2 पैर जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो 380 पैर को बढ़ा दे रहे हैं। तो 2 बराबर 380। तो पूरे खरगोश की संख्या कितनी होगी सर? तो 1 का मतलब होता है पूरा, 1 का मतलब होता है पूरा। तो पूरे खरगोश की संख्या हो जाएगी 380 बटा में 2। आ गया सर कितना? 190। 190 खरगोश होंगे सर। खरगोशों की संख्या कितनी होगी सर? 190। खरगोश कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 190। 190 को खरगोश हो जाएगा। तब यहां से आप बता सकते हैं कबूतर क्या होगा? कबूतर क्या होगा? नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। कबूतर क्या होगा? कबूतर क्या होगा? टोटल 340 गो जीव है, जिसमें से 190 खरगोश हो गया। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर जो बच गया वो आपका कबूतर हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेक मेथड, दिल तोड़ मेथड, दिल को तोड़ देना। फिर दोबारा एक बार समझो। चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में 2 प्रकार के जीव मिले, कुछ कबूतर कुछ खरगोश। उन दोनों के सिर को गिना गया तो 340, पैर को गिना गया तो 1080। हमने कहा सर सिर अगर 340 है, इसका मतलब कबूतर और खरगोश मिलाकर टोटल 340 गो जीव है। अब बात करें पैर की, तो कबूतर का सर 2 गो पैर होता है, खरगोश का 4 गो पैर होता है। हम मान लिए कि माना कि कबूतर और खरगोश दोनों के 2-2 ही पैर होते हैं। तो टोटल 340 गो जीव है दोनों को मिलाकर। तो 301 का अगर 2 पैर होता तो 340 को मिलाकर 680 पैर। लेकिन एक्चुअल में पैर है कितने? 1060।
कितने पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं? हमने 680 बताया, दोनों का अगर दो दो पैर होता तब, अगर दोनों का दो दो पैर होता तब कबूतर और खरगोश दोनों का, तब 680 पैर टोटल होता, लेकिन टोटल 1060 पैर हैं सबको मिलाकर। कितना पैर एक्स्ट्रा हो रहा है सर? 380। 380 पैर क्यों एक्स्ट्रा हो रहा है? तो इसलिए एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि खरगोश के कितने पैर है? 2 पैर है, मतलब 4 पैर है, सॉरी, खरगोश के कितने पैर है? 4 पैर है। ये दो दो पैर एक्स्ट्रा हो जा रहा है खरगोश का, ये 2 पैर जो खरगोश का एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी की वजह से 380 पैर एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो यही 2 बराबर हो जाएगा 380 के। तो हम लोग 1 का मान निकालेंगे। 1 का मतलब होता है कि खरगोश की टोटल संख्या निकल कर आ जाएगी। 1 का मान निकालेंगे 380 बटा में 2 यानी 190, मतलब खरगोश की संख्या कितनी हो गई सर? 190 हो गई। 190, अगर 340 में से 190 खरगोश है तो फिर आपके कबूतर कितने हो जाएंगे? 150। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको और मेथड समझाते हैं इसका, और कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप इसको एलिगेशन के थ्रू भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन के थ्रू लगा सकते हैं। एलिगेशन के थ्रू कैसे लगाएंगे हो सर? एलिगेशन से कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को? आप समझाते हैं एलिगेशन से कैसे लगेगा। एलिगेशन से इसी क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? देखो भाई, एक बगल है कबूतर और एक बगल है खरगोश। कबूतर के कितने पैर होंगे सर? 2 पैर। कबूतर के होंगे 2 पैर। खरगोश के कितने पैर होंगे सर? 4 पैर। खरगोश के 4 पैर। एलिगेशन से कैसे लगाएंगे समझना। एलिगेशन, अलग अलग मान संयुक्त मान। एलिगेशन कैसे लगेगा? एलिगेशन कैसे लगेगा समझना। देखो, आपको मानना है टोटल, क्वेश्चन में बोला है ना कि टोटल सिरों की संख्या जो 340 है। टोटल सिर कितने हैं सर? 340। यहां से तो हम लोग ये समझ गए हैं सर कि कुल खरगोश और कबूतर दोनों मिलाकर, खरगोश प्लस कबूतर दोनों मिलाकर 340 गो है सर, 340 गो। अब यहां इसको कैसे बनाएंगे सर? हम लोग सोचेंगे कि माना कि जितने भी वहां पर पिंजड़े में या फिर चिड़ियाघर में जितने भी हम लोग देख रहे हैं जीव, या फिर जो कबूतर और खरगोश, जो आप 2 चीज देखे, हम आप मान के चलिए कि जितना भी आप देख रहे हैं सब का सब अगर कबूतरे रहता, तो टोटल पैर कितना होता? खरगोश और कबूतर मिलाकर टोटल 340 गो है। हम कहते हैं कि माना कि सब का सब अगर कबूतरे है, सब का सब कबूतर है, तो उस स्थिति में टोटल पैर कै गो होता? माना कि सब कबूतर, माना कि सभी जानवर कबूतर है, सभी जानवर नहीं बोलेंगे, जीव बोल देते हैं, सभी जीव कबूतर है, क्योंकि कबूतर जानवर थोड़े कहेगा, पक्षी है। सभी जीव कबूतर है, तो उस स्थिति में कुल पैरों की संख्या कितनी होगी? टोटल का टोटल जीव कितना? 340। और एक कबूतर का सर 2 पैर होता है, तो टोटल पैर कितना हो गया? 680। अगर सब का सब कबूतर रहता तो टोटल पैर रहता 680। अब यहां पर बोलेंगे खरगोश, माना कि सब का सब खरगोशे रहता, तब उस स्थिति में टोटल पैर कितना? 340 का 40 खरगोशे रहता। माना कि सभी जीव खरगोश हैं, सभी जीव खरगोश है, माना कि सभी जीव खरगोश हैं, तो फिर उस स्थिति में टोटल पैर कितना रहता? एगो खरगोश का 4 गो गोड़ होता है, और 340 को हम लोग खरगोश बना रहे हैं। टोटल मतलब हम लोग समझ रहे हैं सबका सब खरगोशे है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1360। टोटल पैर कितने हो जाएंगे सर? 1360। ये दो बात समझ में आया कि नहीं आपको? बिल्कुल आया सर। बोलेंगे कि सर एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, एक बगल कबूतर एक बगल खरगोश, एक बगल कबूतर एक बगल खरगोश। अब कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोल कर रखा है दोनों का सिर गिना गया है तो 340 है, तो कबूतर और खरगोश दोनों के एक हके गो सिर होता है, तो यानी टोटल 340 गो जीव है। तो हम मानते हैं कि सब का सब अगर कबूतर, सब का सब जीव उसमें कबूतरे रहता, तो टोटल पैर कितना होता? 340 गो टोटल जीव है, सबको हम लोग कबूतर ही मान ले, तो एक कबूतर का 2 गो पैर होता है, तो 340 गो कबूतर का 680 गो पैर हो गया। अब टोटल का टोटल खरगोश
अगर टोटल का टोटल मतलब जीव वहां का खरगोश रहता, टोटल का टोटल जीव वहां का खरगोश रहता, तब टोटल कितना पैर होता है? एक खरगोश का 4 गो पैर होता है, तो 340 गो टोटल जीव है, तो वहां पर खरगोश के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1360। पैरों की संख्या सर 1360 हो गई, लेकिन बोल के रखा है, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि खरगोश और कबूतर का जब गिना गया मिला के पैर तो कितना है सर? 1060 है। ये बोल के रखा है क्वेश्चन में, 1060 है, 1060। ये बात से आप सेटिस्फाइड है सर? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। 1060 को यहाँ लिखना है बीच में, 1060 को यहां लिखना है बीच में, बीच में। अब आगे क्या करना है सर? इसी को बोलते हैं एलिगेशन, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। यहां पर जो आपका मान निकलेगा ना वो संख्या निकलेगा, संख्या। यहां पर जो आपका मान निकलेगा वो संख्या निकलेगा। किसका संख्या निकलेगा सर? कबूतर का और खरगोश का। और ये जो मान निकलेगा ये अनुपात में निकलेगा, अनुपात में, ठीक है। तो ये बीच वाला जो वैल्यू होता है ना वो एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा। ये इधर एक दोनों में से किसी से बड़ा होगा, इन्हीं दोनों में से किसी से छोटा होगा, है ना। अगर इससे बड़ा हो गया तो 100% इससे छोटा, अगर इससे छोटा हो गया तो 100% इससे बड़ा होगा। बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा एक से छोटा होता है, इसी को एलिगेशन बोलते हैं। लगाएंगे कैसे? यहां लिखना है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 1060 में से 680 घटा के यहां लिखना है, और यहां लिखना है इन दोनों का अंतर 1360 में से 1060 को घटाकर यहां लिखना है, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाकर लिखना है। तो यहां घटाकर लिखो कितना हो रहा है? 1060 में से 680 घटाओ 0, फिर 16 में से 8 जाएगा 8, और 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 380। फिर यहां घटाकर लिखो कितना हो रहा है? 1060 में से 1360 घटा दीजिए, 300 बचा, 300 बचा। और ये किसमें होता है सर? ये होता है रेशियो में। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, और इसको काट देंगे सर 2 बार में, इसको 15 से, और इसको 2 बार में काट 2 से काट देंगे 19 बार में, इसको 2 से काट देंगे 15 बार में, इसको 2 से काट देंगे 19 बार में। यानी अनुपात में अगर कबूतर 15 गो है तो खरगोश क्या गो है सर? 19 गो है, 19 गो। इनकी संख्या अनुपात में टोटल कितनी हो जा रही है जानवरों की? तो बोलेंगे सर 15 और 19 कितना हो गया? 34। मतलब टोटल 34 गो जीव हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 34 गो जीव नहीं है, कबूतर और खरगोश मिला के टोटल क्या गो है? 340 गो। 34 नहीं 340, कितना गुणा पर? 10 गुणा पर, 10 गुणा पर। तो खरगोश की संख्या भी 19 ना होकर 10 गुणा पर 190, और कबूतर की संख्या भी 15 ना होकर 10 गुना पर 150, 150। देखो कितना आसानी से निकल गया, नहीं निकल गया? एकदम निकल गया सर। एक बार हम और समझा देते हैं। देखो, एक यहां पर एक जगह कबूतर और एक जगह लिखना है खरगोश। कबूतर और खरगोश दोनों को मिलाकर सिरों की संख्या 340 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टोटल वहां पर 340 गो जीव है। अब कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों को मिलाकर पैर गिना गया है तो 1060 है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि टोटल के टोटल जीव अगर कबूतर होते तब पैरों की संख्या कितनी होती? अगर सभी के सभी जीव कबूतर होते हैं तो टोटल 340 जीव है, और एक कबूतर का 2 पैर होता है तो टोटल 340 इंटू 2 680 पैर हो जाता। अच्छा, फिर हम लोग एक बार यहां मानेंगे कि माना कि अगर टोटल के टोटल जीव खरगोश होते तब पैरों की संख्या टोटल कितनी होती? एक खरगोश का सर 4 पैर होता है, टोटल 340 जीव हैं, तो खरगोशों की संख्या कितनी हो जाएगी? खरगोश के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1360 पैर हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल के रखा है कि टोटल पैरों की संख्या 1060 है, 1060 है, तो इसको बीच में लिखेंगे, जो दोनों को मिलाकर है उसको बीच में लिखेंगे। अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाते हैं सर? ये जो बीच वाला मान होगा वो एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा। इस दोनों का अंतर यहाँ और इस दोनों का अंतर लिखेंगे यहाँ, और जो भी आएगा अंतर वो अनुपात में रहेगा। और ये क्या निकला सर? संख्या निकला कबूतर और खरगोश का। तो लिखने के बाद इसको अनुपात में सरलतम रूप में ले आएंगे तो कबूतर की संख्या अनुपात में 15 और खरगोश की संख्या अनुपात में 19। दोनों को ऐड किया गया सर अनुपात में। कुल जीवों की संख्या 34 कह रहा है, कुल जीवों की संख्या 34 है ही नहीं, 340 है, 340 है सर 10 गुणा पर। तो कबूतर की संख्या भी 15 ना होकर 10 गुणा पर 150, और खरगोश की संख्या भी 19 ना होकर 10 गुणा पर 190। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है हम लोग का सर एलिगेशन मेथड। अब हम आपको आगे बताते हैं एक और मेथड। वो मेथड एकदम चकाचक है। फार्मूला वहां पर लगा सकते हैं आप, फार्मूला। कौन सा मूला? फार्मूला, ठीक है। आइए, वहां पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका। अब देखिए फॉर्मूला कैसे काम करेगा। अब फॉर्मूला लगा लीजिए सर। देखो, इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए कि
दो जीव हैं जिसमें से एक जीव का 2 गो पैर होगा और दूसर का जीव का 2 से अधिक पैर होगा, 4 गो पैर होगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि 2 टाइप का जीव दे दिया जिसमें से एक जीव का 2 पैर और दूसर का जीव का 4 गो पैर, तो उसमें 2 पैरों वाले की संख्या निकालने का तरीका होता है। 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वाले की संख्या। अब 2 पैर वाले कौन है? तो 2 पैर वाले कबूतर और खरगोश में से कबूतर होगा, मतलब कबूतर की संख्या निकल रही है। 2 पैर वालों की संख्या, जरूरी है कि खाली कबूतर खरगोश रहेगा? और भी तो हो सकता है जिसका 2 गो पैर हो, आएगो का 4 गो पैर हो, और कोई भी तो जीव हो सकता है। तो वहां पर हम बोल रहे हैं कि 2 पैर वालों की संख्या निकालने का तरीका, जैसे 2 गो जीव रहेगा जिसमें से एगो का 2 पैर, एगो का 4 पैर रहेगा, तो उस स्थिति में जो 2 पैर वाला जीव है उसका संख्या निकालने का तरीका, 2 पैर वालों की संख्या निकालने का तरीका होता है 4 इंटू हेड, 4 इंटू हेड माइनस का लेग बटा में 2। देखो, फोरहेड माइनस लेग बटा में 2, समझ रहे हैं? फोरहेड माइनस का लेग अब बटा में 2, फोरहेड माइनस का लेग बटा में 2, तो 4 इंटू हेड, हेड माने सिरों की संख्या, क्वेश्चन में दे रखा है 340, माइनस लेग, लेग क्वेश्चन में दे रखा है 1060, बटा में 2। सोल्व कर दो। 340 का करना है 4 गुना, 340 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा करके देखो, 0 4 3 16 के 6, हारसिन 1 4 3 12 13 1360 हो जाएगा। और माइनस का कितना सर? 1060, बटा में कितना हो जाएगा? 2। सोल्व करो, 1360 में से 1060 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 300। और 300 में से सर 300 में भाग किसको दे देंगे? 2, कितना आ जाएगा सर? 150। 150 मैंने 2 पैर वालों की संख्या कितनी हो गई? 150। अगर 2 पैर वालों की संख्या 150 यानी 2 पैर वाला कबूतर है, तो कबूतर की संख्या कितनी हो गई सर? कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 150। कबूतर की संख्या निकल गया तो खरगोश नहीं निकाल दीजिएगा, खरगोश आराम से निकल जाएगा। तो खरगोश हो जाएगा कितना? टोटल 340 को था, उसमें से 150 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? 190। 190, कहानी खत्म, कहानी खत्म सर, कहानी खत्म। कोई दिक्कत हुआ मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल, आइए अगले सवाल पर आते हैं और अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कह रहा है एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ट्रेन की गति में कमी इंजन में जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो इसकी चाल 50/9 मीटर प्रति सेकंड से है। ज्ञात करिए कि एक इंजन अधिकतम कितने डिब्बे को खींच सकती है। समझिए क्वेश्चन, समझिए। कह रहा है कि एक इंजन है, अगर उस इंजन को छुट्टा छोड़ दिया जाए ना, अगर उस इंजन को छुट्टा छोड़ दिया जाए तो एकदम कूख के वो कितना तेज चल सकता है? 20/3 मीटर प्रति सेकंड। स्वतंत्र रूप से, अगर खाली इंजन को, कुछ उसमें जोड़ा नहीं है, खाली इंजन को छोड़ दिया जाए छुट्टा, जितना दम है उतना तेज भाग जाओ, तो 1 सेकेंड में वो 20/3 मीटर भाग रहा है, मतलब 20/3 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। ठीक है, तो बिना डब्बे के इंजन की चाल, बिना डब्बे के, बिना डिब्बे के इंजन की चाल, इंजन की चाल कितनी है सर? 20/3 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। एकदम छुट्टा छोड़ दो इंजन को, अब देखो तुमको कितना, जितना दम है उतना तेज चला लो, उससे तेज तुम नहीं जा सकता, उतना तेज तुमको चलाना है। तो कूख के जा रहा है, तो कितना जा रहा है सर? 20/3 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि अब डिब्बा, अब इंजन में डिब्बा जोड़ा गया। कितना गो डिब्बा जोड़ा गया? 4 गो डिब्बा जोड़ा गया, 4 गो। तो 4 डिब्बा जोड़ने के बाद उसकी जो चाल हो रही है वो हो रही है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इंजन में 4 डब्बा जोड़ने के बाद इंजन की गति, इंजन में 4 डिब्बे जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद इंजन की गति, इंजन की गति
इंजन में 4 डिब्बे जोड़ने के बाद इंजन की जो गति बन रही है वो हो रही है सर 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 बटा कितना बोला है, 50 थोड़ी ज्यादा बोल दिए, 50 बटा 9 मीटर प्रति 50 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। इंजन में 4 गो डिब्बा जोड़ने के बाद इंजन की जो गति हो रही है वो 50 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड हो रही है। मैंने घट गया, ये ज्यादा है, ये कम हो गया। देखो 3 छक 18, इसको देंगे तो 9 पंचे 45 है ना, 5 बार में जा रहा है, वो 6 बार में जा रहा है। तो 4 गो डिब्बा जोड़ने के बाद स्पीड में कमी आ गया है, स्पीड में कमी आ गया। अच्छा, कुल कितना का कमी आया है स्पीड में, हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 4 डब्बा जोड़ने के बाद इंजन की गति में जो कमी हुई है, इंजन की गति में जो कमी हुई है वो कितनी है, ये हम लोग पता करते हैं। 4 डिब्बे जोड़ने के बाद इंजन की गति में हुई कमी, इंजन की गति में हुई कमी, इंजन की गति में हुई कमी कितनी है सर? भाई अगर बिना डिब्बा जो है, बिना डिब्बे का इंजन की चाल, बिना डिब्बा का इंजन का चाल, स्वतंत्र रूप से इंजन का चाल 20 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। इंजन में 4 गो डिब्बा जोड़ दिया गया तब इंजन की चाल हो गई 50 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। अब 4 डिब्बा जो जोड़ा गया इंजन में, उसको जोड़ने के बाद इंजन की गति में कितना कमी हुआ है वो हम लोग निकालते हैं। बिना इंजन का चलता था 20 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड, आज जोड़ दिया गया 4 गो डिब्बा तब चल रहा है 50 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना का कमी हुआ हम लोग नहीं बता सकते। 20 बटा 3 में से 50 बटा 3 को घटा देंगे सर, बिल्कुल। 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, बट्टा पर का घटा हुआ है। 3 में कितना से गुणा करके 9 आ जाए, तो 3 से, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से कितना हो गया 60। फिर 9 में कितना से गुणा के 9 आ जाए, तो 1 से, तो ऊपर भी कितना से 1 से कितना हो गया 50। 60 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 4 डब्बा जोड़ने के बाद, 4 डब्बा जोड़ने के बाद इंजन की गति में, इंजन की जो गति में कमी हुई है वो कितनी हुई है सर? 10 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड की कमी हुई है। 10 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड की कमी हुई है सर। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बिना डब्बे के इंजन की जो चाल है वो 20 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। 4 डब्बा इंजन में जोड़ दिए तब उसकी चाल घटकर हो गई 50 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने ये निकाल लिया कि सर जब बिना डब्बा का चल रहा था तब उसकी चाल, और बिना 4 डब्बा जोड़ने के बाद चल रहा था तब उसकी जो चाल थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो कितने की कमी हुई है 4 डब्बा जोड़ने के बाद? तो सर 10 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड की कमी हुई है उसके चाल में। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, पूछा क्या है। क्वेश्चन बोला है कि एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा, और अगर उसमें 4 डब्बा जोड़ दिया जाता है तब उसकी गति 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और ट्रेन जो इंजन है, उस इंजन में की गति में जो कमी हो रहा है, इंजन की गति में जो कमी हो रहा है वो कमी उस इंजन में जोड़े गए डब्बों के संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ऐसा क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है कि इंजन की गति में जो कमी हो रही है वो कमी, उसकी गति में हुई कमी उसमें जोड़े गए डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। जैसे इंजन के गति में जो कमी हो रहा है, स्पीड में, इंजन की स्पीड में जो कमी हो रहा है, इंजन की स्पीड में जो कमी हो रहा है वो कमी इंजन में जोड़े गए डिब्बों की संख्या, इंजन में जोड़े गए डिब्बों की संख्या माने बोगी की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। समझ रहे हैं? जो स्पीड में, इंजन की स्पीड में जो कमी हो रहा है वो कमी जो है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ये स्टेटमेंट बोल के रखा है। तो यहां से अगर हम देखें अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटाना हो और हटाकर बराबर लगाना हो, बराबर, तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। यदि आपको पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक। जानिए, आपको ये चीज पढ़ना है, आपको ये चीज जानना है, बचपन का चीज है, आप जानिए। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये बात कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, और ये हो गया सर डिब्बों की संख्या। ठीक है, डिब्बों की संख्या। तो
इंजन की गति में हुई कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम बराबर लगाएं, और बराबर जब अनुक्रमानुपाती हटाकर बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको के का मान निकालना है सर। के का मान कैसे निकालिएगा, आइए समझिए के का मान कैसे निकलेगा। देखिए ये जो आपको कमी हुआ है 10/9 मीटर प्रति सेकंड, ये कमी कब हुआ, जब इंजन में 4 डब्बे जोड़े गए तब, इंजन में 4 डब्बे जोड़े गए तब, ठीक है। तो 10/9 की जो कमी हुई है, 10/9 मीटर प्रति सेकंड की जो कमी हुई है, ये कब हुई है कमी सर, जब इंजन में 4 डब्बे जोड़े गए हैं तब हुई है। डिब्बों की संख्या कितनी की गई, 4, जब इंजन में 4 डब्बे जोड़े गए हैं तब ये किया हुआ है कमी, इतना का कमी हुआ है, स्पीड में इतना का कमी हुआ है। तो यहां से हम लोग के का मान निकाल सकते हैं, 10/9 बराबर ये के इंटू का कितना लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2, 2 से कट जाएगा कितना बार में सर, 5 बार में, 5 बार में। तो यहां से हमको के का मान निकल कर आ गया। के का मान कितना निकल के आ गया सर, के का मान निकल कर आ गया है 5/9, 5/9। के का वैल्यू आ गया सर 5/9, 5/9, ये हमारा के का मान आ गया, के का मान आ गया। अब आगे समझते हैं, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब आगे समझते हैं, कह रहा है कि ज्ञात करिए कि एक इंजन अधिकतम कितना डिब्बा खींच सकता है, अधिकतम। ये जो इंजन है ना, ये इंजन जो अकेले भाग रहा है तो 20/3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, 4 को डिब्बा जोड़ दिया जाता है तो 50/9 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। इसमें अधिकतम कितना डिब्बा जोड़ा जा सकता है, अधिकतम कितना डिब्बा जोड़ा जा सकता है, अधिकतम कै गो डिब्बा कोई लेकर जा सकता है, कै गो डिब्बा को लेकर जा सकता है, अधिकतम, अधिकतम कै गो डिब्बा को लेकर जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था कि किसी इंजन की गति में हुई कमी उसके डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, इससे हम लोग पता कर लिए हैं कि के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। अब समझिए, वो जो पूछ रहा है कि इंजन अधिकतम कितना डिब्बा लेकर जा सकता है, वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे पता करेंगे। आप बताइए कि ये जो इंजन है, इंजन ये मैक्सिमम कितना के स्पीड से जा रहा है, 20/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अगर हम 20/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को ही कम कर दें, 20/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को ही कम कर दे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना को डिब्बा जोड़ा जाएगा कि ये इंजन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझिए, कह रहा है कि इंजन जो है स्वतंत्र रूप से 20/3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है। तो अब इंजन में मैक्सिमम कै को डिब्बा जोड़ा जा सकता है, इंजन में मैक्सिमम कै को डिब्बा जोड़ दे कि ये 20/3 मीटर प्रति सेकंड का जो रफ्तार से जा रही है वो एकदम घट जाए। तो आप इससे आप निकाल सकते हैं कि जो इंजन का स्वतंत्र रूप का चाल है कि 20/3 मीटर इसका फुल स्पीड है, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकता, तो 20/3 मीटर प्रति सेकंड को ही कम कर देते हैं। इसी में हम लोग लेकर आएंगे, यहां पर जो इंजन का स्पीड है 20/3 मीटर प्रति सेकंड, तो 20/3 मीटर प्रति सेकंड का जो स्पीड है उसी को कम कर देते हैं, और इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए टोटल कै गो डिब्बा जोड़ना पड़ेगा, डिब्बों की संख्या, टोटल कै गो डिब्बा जोड़ना पड़ेगा, डिब्बों की संख्या, ये हम लोग बता सकते हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। भाई पूछा है आपसे ये कि इंजन मैक्सिमम कितना डिब्बा को खींच सकता है, खींच सकता है कितना मैक्सिमम डिब्बा को खींच सकता है। इंजन का मैक्सिमम स्पीड 20/3 मीटर प्रति सेकंड है। हम देखते हैं कि 20/3 मीटर प्रति सेकंड स्पीड को ही कम कर देने के लिए, कम कर देने के लिए कै गो डिब्बा जोड़ना पड़ेगा, कै गो डिब्बा जोड़ना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे 20/3 बटा में के का मान हम लोग निकाल चुके हैं 5/9, 5/9, और यहां पर हो गया सर डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। तो यहां से हम लोग डिब्बों की संख्या निकालेंगे कि मैक्सिमम कै को डिब्बा इंजन में जोड़ा जाए कि ये 20/3 मीटर प्रति सेकंड स्पीड रुक जाए, रुक जाए। ये 5 से कट जाएगा कितना बार में सर, 4 बार में, और ये तीसरी का कितना हो गया सर, 9, तीसरी का 9 हो गया। अब 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 3 चौके 12 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा है, इधर क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, 3 इधर आ गया, यहाँ 1 ही है, तो इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या बचा। अब डिब्बों की संख्या निकालना है, एक बगल स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया जाता है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, हम आपको सिखाए हैं क्लास में, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर एक ही साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहां पर अगर स्क्वायर किया जाए तो 12 बराबर, इधर है डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या,
इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये बच गया अंदर डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। यानी टोटल कै गो डिब्बा अगर इंजन में जोड़ दिया जाए तो 20/3 मीटर स्पीड कम हो जाएगा, तो 143 को डिब्बा, सॉरी 144 को डिब्बा, 144 को डिब्बा अगर इंजन में जोड़ दिया जाए तो 20/3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो भाग रहा है ना, ये 20/3 मीटर प्रति सेकंड ही रुक जाएगा। 20/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को कम करने के लिए 144 को डिब्बा जोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचो 144 को डिब्बा अगर जोड़ दिया जाए ना, तो उसका 20/3 मीटर प्रति सेकंड का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर 20/3 मीटर प्रति सेकंड ही कम हो जाएगा तो इंजन चल नहीं पाएगा, क्योंकि इंजन का मैक्सिमम स्पीड यही है, इससे ज्यादा उसका स्पीड है ही नहीं, और इसी को हम लोग कम कर दिए हैं। तो एक 20/3 मीटर प्रति सेकंड की कम स्पीड को कम करने के लिए 144 को डिब्बा उसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इंजन मैक्सिमम कै गो डिब्बा खींच सकता है, 144 को डिब्बा अगर में जोड़ दीजिएगा तो खींच पाएगा? तो खींचिए नहीं पाएगा, और रुक जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड इसका यही है, और रुक जाएगा। तो एक डिब्बा इसमें से कम करना पड़ेगा, तब ना रेहू रेहू करके खींचेगा। तो टोटल कै गो डिब्बा मैक्सिमम खींच सकता है, खींच सकता है कै गो? तो बोलेंगे सर 143, 144 जुटा तो उसका टोटल स्पीडे कम हो गया, स्पीडे कम हो गया। अब इसको खींचिए नहीं पाएगा, रुक जाएगा। तो एक डिब्बा कम करेंगे, उसके बाद खींचे दे, धुकुर 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 खींचेगा। समझ रहे हैं? बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ये सब सर मेंस लेवल का सवाल है, और शानदार सवाल है, शानदार जोरदार सवाल है। ठीक है, एक बार समझिए सर इसको। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 81, सवाल नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, 81। चलो, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो मोमबत्ती जिनकी समान लंबाई है उन्हें एक साथ जलाया गया। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो गई। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, तो जलने के कितने देर के बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई 3:1 हो जाएगी? सुनो, कह रहा है कि दो मोमबत्ती है जिनकी समान लंबाई है। ठीक है, दो मोमबत्ती है और दोनों मोमबत्ती की लंबाई समान है, लेकिन पहली मोमबत्ती 8 घंटे तक जलती है और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटा में खत्म हो जाती है। ये काहे हो? जब लंबाई दोनों का सेम है तब पहला देर तक काहे जला और दूसरा का जो है कम देर तक काहे जला, उससे कम काहे जला? दोनों को बराबर बराबर जलना चाहिए। वो अगर 8 घंटा जला तो इसको भी 8 घंटा जलना चाहिए। ऐसा काहे हुआ जब दोनों का लंबाई समान है? तो जरूरी नहीं है कि लंबाई समान हो तो मोटाई भी समान होगा, है ना? मोमबत्ती की लंबाई समान होगी लेकिन हो सकता है उसकी मोटाई अलग अलग हो, तभी तो एक मोमबत्ती ज्यादा देर तक जला है और दूसरा मोमबत्ती कम देर तक जला है। जो मोमबत्ती मोटा होगा वो ज्यादा देर तक जला है और जो पतला होगा वो कम देर तक चला है। लेकिन दोनों मोमबत्ती की जो लंबाई है सर वो समान है, लंबाई जो है वो समान है। मान के चलिए ये एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती ये है, एक मोमबत्ती ये है और एक मोमबत्ती ये है। दोनों की लंबाई सर समान है, दोनों की जो लंबाई है वो समान है, दोनों की लंबाई समान है। ये पहली वाली मोमबत्ती है सर 8 घंटे तक जलती है, 8 घंटे तक, और दूसरी वाली मोमबत्ती जो है 6 घंटे में ही समाप्त हो जाती है, 6 घंटे में ही समाप्त हो जाती है, 6 घंटे में ही समाप्त है। जबकि दोनों की लंबाई क्या है सर? सेम है। जितनी लंबाई इसकी है उतना ही लंबाई इसकी है, दोनों की लंबाई सेम है। लेकिन पहली वाली मोमबत्ती 8 घंटे तक जली है और दूसरी वाली मोमबत्ती जो है 6 घंटे में समाप्त हो जाती है, 6 घंटे में समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो मोमबत्ती ज्यादा देर तक जली है उसकी मोटाई अधिक होगी और जो कम देर तक जली है उसकी मोटाई कम होगी। ठीक है सर, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानेंगे कि इसकी दोनों मोमबत्तियों की जो समान लंबाई है वो आखिर है कितनी। हम लोग मानेंगे, माना कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितनी, इन दोनों का एलसीएम, दोनों मोमबत्तियों की लंबाई जो है
इनके द्वारा ये जितना देर तक जला है और ये जितना देर तक जला है उसका एलसीएम ले लेंगे, पता चल जाएगा कि इन दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितनी है। लेकिन ओरिजिनल नहीं पता चलेगा, वो एज्यूम किया हुआ है। तो एलसीएम लेंगे किसका सर? 8 का और 6 का। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है। 8 और 6 का एलसीएम 24। तो माना कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई 24 यूनिट। माना कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितनी यूनिट सर? 24 यूनिट। 24 यूनिट। माना कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई 24 यूनिट। 24 यूनिट। ये भी 24 यूनिट लंबा है। ये भी मोमबत्ती जो है ये 24 यूनिट लंबा है। और ये वाली जो भी मोमबत्ती है ये भी 24 यूनिट लंबी है। दोनों मोमबत्तियां 24 यूनिट लंबी हैं। लेकिन पहली मोमबत्ती 8 घंटे तक चली है और दूसरी मोमबत्ती जो है 6 घंटे तक चली है। 6 घंटे तक चली है। अगर पहली वाली मोमबत्ती जो कि 24 यूनिट लंबी है ये 8 घंटे तक चली है, तो 8 घंटे में 24 यूनिट जल रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट जलेगा? 8 घंटा में 24 यूनिट जला है। 24 यूनिट टोटल इसकी 24 यूनिट लंबाई है, तो इसको 8 घंटा समाप्त होने में, 8 घंटा लगा है समाप्त होने में। तो 8 घंटा में 24 यूनिट पे 1 घंटा में कितना यूनिट जल रहा होगा? तो बोलेंगे 24/8 3 यूनिट जल रहा होगा। 1 घंटा में सर 3 यूनिट जल रहा होगा। 3 यूनिट जल रहा होगा। दूसरी वाली मोमबत्ती की बात करें 6 घंटा में 24 यूनिट जल जा रहा है। 6 घंटा में 24 यूनिट जल रहा है। तो 6 घंटा में अगर 24 यूनिट तो 1 घंटा में कितना यूनिट सर? तो बोलेंगे 1 घंटा में 4 यूनिट। 4 यूनिट। ये बात आप समझ पा रहे होंगे यहां से जैसे हम निकाले हैं। 1 घंटा में 4 यूनिट। 4 यूनिट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब समझिए, बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यह मानते हुए कि मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के कितने देर के बाद पहली मोमबत्ती और दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। मतलब दोनों मोमबत्ती को एक साथ जला दिया गया, तो जलने के कितना देर के बाद इसकी लंबाई और इसकी लंबाई के बीच का अनुपात जो होगा वो 3:1 होगा। ये जो पहली मोमबत्ती है, पहली मोमबत्ती और दूसरी मोमबत्ती को एक साथ जला दिया गया, इसको और इसको एक साथ जला दिया गया, तो इसको जलाने के कितने देर के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे माना कि टी घंटे के बाद, माना कि टी घंटे के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात, दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। माना कि टी घंटे के बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। क्वेश्चन ये लास्ट में यही पूछा कि कितने देर के बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो माना कि टी घंटे के बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ये चीज हम लोग माने हैं। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि पहली मोमबत्ती है, दूसरी मोमबत्ती, पहली मोमबत्ती जो है 8 घंटे में समाप्त हो रही है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो रही है। हमने इन दोनों मोमबत्तियों का लंबाई के बारे में जाना कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई समान है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई जो है 8 और 6 का एलसीएम 24 यूनिट के बराबर है। तो 8 घंटे में ये टोटल 24 यूनिट जल जा रहा है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट जल रहा होगा। 6 घंटे में 24 यूनिट जल जा रहा है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट जल रहा होगा। अच्छा, हमने बोले कि टी घंटे के बाद इन दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। आप यहां पर थोड़ा सा एक बात बताइए कि 1 घंटा में, ये इकाई समय वाला है, 1 घंटा में 3 यूनिट जल रहा है। 1 घंटा में ये जो पहली वाली मोमबत्ती है ये 1 घंटा में 3 यूनिट जल रही है। 3 यूनिट जल रही है, तो टी घंटे में कितना यूनिट जलेगी? टी घंटा में सर जलेगी 3T यूनिट। 3T यूनिट जलेगी। टी घंटा में 3T यूनिट चलेगी। ठीक है। फिर यहां पर अगर बोले ये जो दूसरी वाली मोमबत्ती है 6 घंटे में जल जा रही है 24 यूनिट, तो 1 घंटे में जल रही है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इसको जलने में, 4 यूनिट जलने में इसको 1 घंटा लग रहा है। मतलब 1 घंटा में चल रही है सर 4 यूनिट। तो फिर टी घंटे में कितना यूनिट जलेगी? टी घंटे में जलेगी सर 4T यूनिट। 4T यूनिट। आप इसको समझ रहे होंगे ये कैसे निकला? 1 घंटा में 3
तो टी घंटा में कितना हो जाएगा सर? टी घंटा में कितना हो जाएगा? 3/1 घंटा इंटू का टी घंटा, घंटा से घंटा कट गया, आ गया यहाँ पर टोटल मिलाकर टी। समझ रहे हैं ना? 3 और ये टी है, टी 3t यूनिट। क्लियर ना? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिए कि 1 घंटा में ये 3 यूनिट, तो टी घंटे में, क्योंकि माने कि टी घंटे के बाद उसकी उनकी लंबाई का अनुपात 3:1 होगा, तो टी घंटे में 3t यूनिट, ये घंटा में 4 यूनिट, तो टी घंटे में 4t यूनिट। अब टोटल लंबाई था सर कितना? टोटल लंबाई हम लोग 24 यूनिट माने हैं, तो 24 यूनिट में से 3t यूनिट जल गया, तो कितना यूनिट बच गया सर? बच गया सर 3, बच गया सर 3 बच गया। नहीं समझ रहे हैं? टी घंटे के बाद उसकी लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाता है, तो टोटल 24 यूनिट में से 1 घंटा में 3t यूनिट जल गया है। हम मान के चले टी घंटा के बाद 3:1 हो जाता है ना, तो हम मान लेते हैं कि टी घंटा में 3t यूनिट जल गया है, 3t यूनिट जल गया है, तो टोटल 24 यूनिट में से 3t यूनिट जब जल जाता है तो कितना बचता है अनुपात में? 3। ठीक है सर। इसके बाद इस दूसरी वाली की लंबाई भी, ये पहली वाली मोमबत्ती की है, ये है सर पहले वाले मोमबत्ती की, और नीचे हम लिख रहे हैं दूसरे वाले मोमबत्ती की। दूसरे वाले मोमबत्ती की भी लंबाई कितनी है? 24 यूनिट। और 24 यूनिट में से 4t यूनिट जल गया, 4t यूनिट जल गया, तो कितना बच गया सर? एक बच गया, एक अनुपात में एक बच गया। ये बात पहले समझिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, सर, क्योंकि बोल रहा है कि टी घंटे के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का जो अनुपात है 3:1 होता है, तो टोटल 24 यूनिट लंबाई है दोनों की। अब 24 यूनिट में से 3t यूनिट जल गया है कितना देर में? टी घंटा में, तो बचा कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3। दूसरी की बात करें तो 24 यूनिट में से 4t यूनिट टी घंटा में जल गया, तो बचा कितना है? 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस का 3t बराबर 24 3 72 माइनस का 3 चौके 12t। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए कि 3t को 12t को इधर बुला लेते हैं, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 12 में से 3t चला जाएगा, 9t बचेगा, बराबर इधर 72 में से सर 24 घटा देंगे, 72 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 48। 72 में से कितना घटाएंगे सर? 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 48 बच जाएगा। टी का मान कितना आ गया सर? 48/9। 48/9 इसको काट भी सकते हैं, 3 से 16 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब 16/3 घंटे के बाद उन दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया, ऑप्शन में आवर और मिनट में चेंज करके दिया है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। 16/3 को चेंज करिए, पूर्णांक में लाइए तो कैसे आ रहा है? 3 पंचे 15, 15 बच गया 1/3 घंटा, 1/3 घंटा। इसको मिनट में भी चेंज कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 घंटा प्लस का 1/3 घंटा। तो 5 घंटा है तो 5 घंटा रहने दीजिए, और 1/3 को किस में बदल दीजिए? 1/3 को ऊपर लिख देते हैं। 5 घंटा है तो 5 घंटा रहने देंगे, और 1/3 को किस में बदल देंगे? मिनट में। मिनट में बदलने के लिए, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 3 से कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में कितना हो गया सर? 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी में है 3:1 हो जाएगा, 3:1। मेरे भाई एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कि दो समान लंबाई की मोमबत्तियां हैं, पहली मोमबत्ती 8 घंटा में जलकर समाप्त हो जाती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में जलकर समाप्त हो जाती है। हम मान लेते हैं कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई जो है वो 24 यूनिट है। यूनिट हम लोग मानते हैं इसको, कैसे हम लोग माने सर? ये जितना देर में जल रहा है और ये जितना देर में जल रहा है उसका एलसीएम लेकर मान लिए कि टोटल 24 यूनिट दोनों का लंबाई है, इसका भी और इसका भी। अब 8 घंटे, ये 24 यूनिट को जलने में पहली मोमबत्ती को 8 घंटा लगा था। 1 यूनिट कितना में, 1 घंटा में कितना यूनिट जल रहा होगा? 3 यूनिट। भैया 24 घंटा में जलने में, 24 यूनिट को जलने में 8 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट जल रहा होगा? 3 यूनिट। फिर इसी 24 यूनिट को जलने में 6 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट जल रहा होगा? 4 यूनिट। अब क्वेश्चन बोला है कि कितने समय के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तब माना कि t घंटे के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई का जो अनुपात है, दोनों मोमबत्ती की जो लंबाई का अनुपात है वो 3:1 हो जाएगा।
टी घंटे के बाद। तो टी घंटा में कितना जलेगा ये पहले समझेंगे हम लोग। भाई 1 घंटा में जल रहा है 3 यूनिट, 1 घंटा में 3 यूनिट जल रहा है तो टी घंटा में जलेगा 3T यूनिट। फिर 4 घंटा में जल रहा है 1 घंटा में जल रहा है 4 यूनिट, तो यहाँ पर 1 घंटा में 4 यूनिट, तो टी घंटा में कितना जलेगा 4T यूनिट, 4T यूनिट। मतलब टी घंटा के बाद अगर 3:1 हो जाएगा तो हम पता किए कि टी घंटा में जल कितना रहा है इसके अकॉर्डिंग। आज दूसरा का मोमबत्ती जो टी घंटा में कितना जल रहा, पहला मोमबत्ती की भी लंबाई 24, दूसरे मोमबत्ती की भी लंबाई 24। तो टी घंटा में 24 में से जल गया होगा पहला वाला 3T यूनिट, और दूसरा वाला मोमबत्ती टी घंटा में 24 में से जल गया होगा 4T यूनिट। तो बोल रहा है कि टी घंटा, मान के रखे कि टी घंटा के बाद 3:1 हो जाता है, तो टी घंटा के बाद जलने के बाद इतना में से इतना जल गया तो 3 बचेगा, इतना में से इतना जल गया तो 1 बचा, उसमें से 1 बचा। अब इसी को सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद हमारा टी का मान आया, और टी का जो मान आया है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे और फिर उसको आवर और मिनट में चेंज कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे भाई कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक बार इसको दोबारा देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और विश्वास करिए हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं सर ये बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और जो भी है आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए। और इस तरीके से हम लोग का चैप्टर जो है सर वो समाप्त हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज पूर्णतः हम लोग का समाप्त हुआ है, और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर। और नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा हम लोग का एवरेज स्टार्ट होगा, यानी औसत। मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ये जो चैप्टर समाप्त हुआ है इसको पूरा फुल कमांड करिए, पूरा फुल कमांड, पहले लेक्चर से लेकर और आज जो आखिरी लेक्चर है यहां तक का पूरा फुल कमांड करिए। आपको जो असाइनमेंट मिला है सब समझने के बाद एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार लगाइए और उसके बाद बाहर के क्वेश्चंस को उठाकर प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ ध्यान में रखिए, पहले जितना पढ़ाया गया उस पर कमांड करिए। कमांड कैसे करना है सर, उसको बार बार लगाना है, और इसको रट्टाफिकेशन की तरह नहीं लीजिएगा। क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझिए। हम आपको क्वेश्चन में समझाए भी हैं कई बार। हम आपको जब वो क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप फंस रहे हैं उसको दोबारा देखिए वीडियो में जाकर, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज को समझने के बाद उसका सॉल्यूशन समझिए जो हम कराए हैं, कि कौन सा स्टेप में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा ही कैसे हो रहा है, जो भी हो रहा है कैसे हो रहा है, सर वो क्यों किए, इन सब चीज पर थोड़ा सा मंथन करिए। मंथन करने के बाद जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए, जब पूरा कमांड बन जाए आपका, तब बाहर का क्वेश्चन उठाइए और जी तोड़ लगाइए, जी जान से क्वेश्चन लगाइए। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका क्वेश्चन सर छूटे नहीं। समझ रहे हैं ना, एकदम समझ रहे हैं सर। तो एकदम आज यही रहने देते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।